हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कर्ट ल्यूविन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हम कर्ट ल्यूविन्स फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि कर्ट ल्यूविन थे कौन। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। जर्मनी में ये बॉर्न हुए थे, देन ये लेटर ऑन शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सीटेट की टर्म्स में, दैट क्वेश्चन पूछे जा सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। तो इसका आंसर होने वाला है कर्ट ल्यूविन। देन ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ जेस्टॉल्ट ग्रुप। आपको पता होगा कि जेस्टॉल्ट थ्योरी क्या है। जेस्टॉल्ट थ्योरी जो है वो 4 साइकोलॉजिस्ट ने मिलके बनाई है। ये जो वर्ड है जेस्टॉल्ट, इसका मतलब होता है कन्फिग्यूरेशन। ये थ्योरी हमको कहती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको देखते हैं एज अ होल एंड नॉट एज पार्ट और पार्ट्स। तो कोई भी चीज़ को हमें ऑब्जर्व या इमेजिन करना है, लेट्स से एक ट्री को हमें इमेजिन करना है, तो जब हम इमेजिन कर रहे हैं तो हम पूरा का पूरा ट्री सोच रहे हैं, पूरे ट्री को इमेजिन कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल लीव्स या स्टेम्स या ट्रंक को नहीं हम सोच रहे, हम पूरे ट्री को इमेजिन कर रहे हैं। तो जेस्टॉल्ट थ्योरी यही बोलते हैं। तो ये जो 4 मेंबर्स थे जिन्होंने जेस्टॉल्ट थ्योरी बनाई थी, उसमें से एक थे हमारे कर्ट ल्यूविन। देन एक्शन रिसर्च, अगर आप लोगों ने सुना हो ये टर्म, तो ये जो टर्म है ये भी कॉइन की थी कर्ट ल्यूविन ने। एक्शन रिसर्च एक टाइप की रिसर्च होती है जिसमें जो शॉर्ट रिसर्च होती है, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होती है और क्विक सोल्यूशन चाहिए होता है हमको कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। जनरली ये क्लासरूम सिनेरियोज में यूज़ की जाती है रिसर्च। तो ये जो टर्म है ये भी कर्ट ल्यूविन ने कॉइन की थी। देन कर्ट ल्यूविन जो है वो 9 सितंबर 1890 को बॉर्न हुए थे एंड 12 फरवरी 1947 को इनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे मैंने फोटो लगा रखी है कर्ट ल्यूविन की। देन इंट्रोडक्शन। Unlike Pavlov, Skinner, Thorndike, Kohler and other psychologists, Kurt Lewin conducted experiments on the study of behavior of children. तो अभी तक जो पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, ये सब इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे पावलोव ने डॉग पे किया था, स्किनर ने रैट पे किया था, थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? याद है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में बताओ अगर याद है तो। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? कोहलर ने किया था सुल्तान, जो कि था एक चिंपैंजी। तो इन सब ने किस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं? एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। कर्ट ल्यूविन जो है उन्होंने किए थे डायरेक्टली चिल्ड्रन पे, उन्होंने अपनी रिसर्च की थी। ही सेड दैट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ किड we need to understand 2 things. First is specific individual and second is total situation. उन्होंने बोला कि अगर हमें किसी भी किड के बिहेवियर को समझना है कि वो कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, तो हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो किड को ध्यान से समझना पड़ेगा और उसके आसपास जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए वो एक फॉर्मूला लेके आए थे। ये फॉर्मूला हमारा B इक्वल्स टू FPE, जिसमें से B था हमारा बिहेवियर ऑफ द किड कह सकते हैं हम। F इज अ फंक्शन, दैट मीन्स बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ P एंड E, दैट मीन्स बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन P एंड E। P हो गया हमारा पर्सन इटसेल्फ, जो कि जिसके बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं, और E हो गया हमारा टोटल एनवायरनमेंट सिचुएशन, आसपास कैसी सिचुएशन है उस पर्सन के। इन 2 चीज़ों पर हमारा बिहेवियर डिपेंड करेगा, उस बच्चे का बिहेवियर डिपेंड करेगा। Now, according to Kurt Lewin, learning is a relativistic process by which a learner develops a new insight or changes old views. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कर्ट ल्यूविन ने बोला कि लर्निंग हमारा एक रिलेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो लर्नर है वो न्यू इंसाइट लेके आता है, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में वो नई चीज़ें अंडरस्टैंड करता है, या तो फिर वो अपने पुराने व्यूज़ जो है एक चीज़ को लेकर उसको चेंज करता है। तो लर्निंग जो है ये 2 चीज़ें लेके आती है इंडिविजुअल के अंदर। और हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो होता है एक रिलेटिव परमानेंट चेंज। उसको हम परमानेंट चेंज नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमानेंट चेंज। ही हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार कोई चीज़ हमने एक एक्सपीरियंस के थ्रू सीख ली है तो वो कभी बदल नहीं सकती, वो बदल सकती है नए एक्सपीरियंस के हो जाने से। तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव परमानेंट चेंज लर्निंग को, ना कि सिर्फ एक परमानेंट चेंज।
नाउ द डेवलपमेंट ऑफ दिस न्यू इंसाइट और चेंज इन द ओल्ड बिहेवियर जो हमने यहाँ देखा, कैन वी एक्सप्लेन थ्रू स्ट्रक्चरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वंस लाइफ स्पेस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उन्होंने बोला कि हमारे एक लाइफ स्पेस होती है, लाइफ स्पेस को हम अभी डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। उन्होंने बोला कि लाइफ स्पेस में जो हमारे थॉट्स हैं, पहले हम चलो लाइफ स्पेस ही समझ लेते हैं, ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। लाइफ स्पेस होती क्या है वो देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ साइकोलॉजिकल फील्ड और एक साइकोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि अभी आप कहीं बैठे हैं या कहीं खड़े हुए हैं तो आपके आसपास जो भी स्पेस है जहाँ पे आप फिजिकली मूव कर सकते हैं वो हो गई आपकी फिजिकल स्पेस। लेकिन आपके माइंड की अगर हम बात करें तो माइंड में जो आपके थॉट्स मूव करते हैं, मेंटली जो आपके थॉट्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं, वो कौन सी स्पेस में मूव कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं लाइफ स्पेस या मेंटल स्पेस या साइकोलॉजिकल स्पेस या साइकोलॉजिकल फील्ड। ये अलग अलग नाम है उसके लिए। तो है कुछ नहीं, आपके माइंड में एक स्पेस है जहाँ पे आपके अलग अलग थॉट्स मूव करते हैं। तो लाइफ स्पेस इज़ अ मेंटल स्पेस इन विच अ पर्सन's थॉट मूव्स मेंटली। समझ आ गया इतना? Then the psychological field is the space in which the person moves psychologically। सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी है, mentally, psychologically, intellectually, ये सब एक ही चीज़ है कि माइंड में हमारे क्या चल रहा है। देन इट इंक्लूड्स, अब ये लाइफ स्पेस में हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पर्सन के थॉट्स, क्या क्या चीज़ें वो सोच रहा है, क्या क्या टेंशन है उसको लाइफ में रिलेटेड, स्ट्रेस क्या है, सिचुएशंस अलग अलग वो उसके बारे में सोच रहा है। देन क्या क्या एक्सपीरियंसेस वो ले चुका है लाइफ में, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, पर्सन के आसपास क्या एनवायरनमेंट है, क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या सामान पड़ा है, पास्ट में क्या हो रखा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में वो जो सोच रहा है कि क्या होने वाला है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो हमारे सिर्फ दिमाग में, कॉन्क्रीट चीज़ें जो हम सामने देख रहे हैं, एक्चुअल इमेजिनरी थॉट्स, जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं माइंड के थ्रू, वो सारी की सारी हमारी आ जाती है लाइफ स्पेस के अंदर। विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस वी ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज आर लाइफ स्पेस। वही पीछे जो चीज़ लिखी थी कि अलग अलग एक्सपीरियंस होते रहते हैं हमारे साथ लाइफ में, है ना। तो हमारी थिंकिंग बदलती रहती है चीज़ों को लेकर, हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने थॉट्स को, फिर हमारे साथ कुछ और टाइप का एक्सपीरियंस हो गया तो हमने उसी को रीऑर्गेनाइज कर दिया, या हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, और फिर हमने उसे रीस्ट्रक्चर कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिकन्स्ट्रक्शन, की बार बार हम कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं अपनी लाइफ स्पेस को। तो यहीं पर अगर हम पीछे वो वाली लाइन फिर से पढ़ ले तो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंसाइट और चेंज इन द ओल्ड व्यूज़, नया इंसाइट आना, नई थिंकिंग डेवलप करना और पुराने विचार जो है वो बदलना, कैसे हो रहा है? वो यही हो रहा है कि हम अपने लाइफ स्पेस को स्ट्रक्चर और रीस्ट्रक्चर करते रह रहे हैं। दैट इज़ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और फील्ड ऑफ वंस परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। इस यही चीज़ हो गई। यहाँ पे जो हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं ये सब इसमें आ जाएंगी। According to Lewin, therefore, learning is nothing but a change in one's cognitive structure। वही कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन वाली बात आ गई, which is needed to achieve a particular goal in life और टू मीट रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। तो उन्होंने बोला कि लाइफ में अगर हमें गोल्स को अचीव करना है, कोई भी चीज़ को पाना है, तो यही हमें स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर करते रहना पड़ेगा, अपने लाइफ स्पेस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना पड़ेगा। तो इन्होंने एक लाइफ स्पेस का डायग्राम दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा है लाइफ स्पेस। इन्होंने जो ये से इस शेप का बना रखा है, ये हमारा पूरा है लाइफ स्पेस। अंदर का एरिया, दिस एरिया इज लाइफ स्पेस। ये बाहर का एरिया, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द लाइफ स्पेस की हमारी बाउंड्री हो गई, ये सारा वाला, ये सारा एरिया, ठीक है। बीच में हमारे हैं पर्सन, ठीक है। ये है हमारा एक गोल, जो कि ये पर्सन इस गोल को अचीव करना चाहता है। ये गोल, कोई भी गोल अगर हमें अचीव करना है तो ऐसे स्मूथली तो हो नहीं जाएगा, बीच में कुछ ना कुछ बैरियर्स, रुकावटें तो ज़रूर आएंगी ही आएंगी। तो इसको उन्होंने शो किया है यहाँ पे। ये हो गया हमारे बैरियर्स, पर्सन और गोल के बीच में है हमारे बैरियर्स, ठीक है। सो इस पॉइंट को देख लेते हैं। ल्यूविन रिप्रेजेंट्स हिज थ्योरी थ्रू अ डायग्राम इन विच एन इंडिविजुअल इज एट द सेंटर। ये रहा हमारा पर्सन। ही मूव्स थ्रू हिज लाइफ स्पेस which consists of totality of facts that determine his behavior at a given time। तो उसने बोला कि ये जो पर्सन है, ये मैंने बोला कि हमारे जो थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में वो मेंटली मूव करती हैं, है ना,
और उनके ही मूव करते रहने से, थॉट्स और विचार हमारे चेंज होते रहने से हमारा बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइम पर उस टाइप का होता है। जैसे कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, तो हमारा अलग अलग बिहेवियर रहता है अलग अलग टाइम में। अ लाइफ स्पेस कंटेन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, द गोल ही इज सीकिंग, ये रहा हमारा गोल। और अवॉइडिंग, गोल को अवॉइड भी कर सकता है, गोल के टुवर्ड्स भी जाना चाह सकता है और गोल से दूर भी जाना वो चाह सकता है। एंड बैरियर्स होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे इंडिविजुअल की मूवमेंट को। एंड द पाथ ही मस्ट फॉलो टू रीच हिज गोल, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये जो बैरियर्स यहाँ पे है कि ये गोल तक ना पहुँच पाए। ऐसे कुछ बैरियर्स भी हमारी लाइफ में आएंगे। यहाँ पे हम एक टर्म को समझ लेते हैं, वेक्टर को। वेक्टर एक फोर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करेगा मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है हमारा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स हैं। एक फोर्स जो कि हम कह सकते हैं लाइक पुश और पुल फोर्स हम सब ने सुना है। पुश जो हमें आगे की तरफ धकेलता है, पुल जो हमें पीछे की तरफ धकेलता है। तो ऐसे ही हमारे वेक्टर हैं। वेक्टर जो है हमारे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे की तरफ जो हमें गोल की तरफ वेक्टर लेके जा रहे, जैसे हमारा गोल है, ये हमारा पर्सन है, तो अगर ये वेक्टर हमको गोल की तरफ लेके जा रहा है तो हम उसको बोल देते हैं पॉजिटिव वेक्टर, क्योंकि ये हमें पर्सन को फोर्स कर रहा है टुवर्ड्स द गोल, तो हम इसको बोल देते हैं ड्राइविंग फोर्स ऑल्सो। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक तरीके से हमें ड्राइव कर रहा है टुवर्ड्स दी गोल की तरफ लेके जा रहा है। यहीं पे लिखा है 2 टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। ड्राइविंग फोर्स हो गया जो हमें टुवर्ड्स दी गोल लेके जा रहा है, एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो गया जो हमें दूर लेके जा रहा है गोल से, ये हो गया हमारा रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक है, जो हमें दूर लेके जा रहा है, नेगेटिव हम बोल सकते हैं, नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इफ देर इज ओनली वन वेक्टर देन देर इज मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर ही एक है, मान लो है ही सिर्फ ये v1 है, तो वो तो सीधा सीधा ले जाएगा हमें गोल की तरफ। बट मान लो एक v1 है, एक v2 है जो कि हमें इस साइड लेके आ रहा है, एक और मान लो v3 है जो कि हमें इस तरफ लेके जा रहा है। तो हम रिजल्टेंट देखते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। अब 2 इस तरफ लग रहे हैं और 1 इस तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट भी हमारा इसी तरफ होगा, पर्सन फाइनली भी गोल की तरफ ही जाएगा। समझ आ गई ये बात। However, if there are 2 or more vectors, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के साथ समझा कि 3 वेक्टर्स हैं, तो हम जाएंगे रिजल्टेंट फोर्स की तरफ, डायरेक्शन जो भी होगी, जो कि है हमारी इस केस में गोल की तरफ। तो कोई भी गोल को अगर हमें अचीव करना है तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स जो कि गोल की तरफ लेके जा रहा है, या रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो कि गोल के ऑपोजिट साइड लेके जा रहा है। ऑफ कोर्स ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होना चाहिए अगर हमें कोई भी गोल का अचीव करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स हैज़ टू बी मोर देन दी रिस्ट्रेनिंग फोर्स इफ़ यू वांट टू अचीव एनी गोल। यहाँ पे भी इन्होंने दिखा रखा है, जैसे ये वेक्टर ड्राइविंग फोर्स जो है उस तरफ लेके जा रहा है और रिस्ट्रेनिंग फोर्स गोल से दूर लेता हुआ जा रहा है वो पर्सन को। इस वीडियो को अभी हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट वैलेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरी। आई होप यू फाउंड द वीडियो टू बी यूजफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को इफ़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच।